एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, ये कैसे डेवलप हुई, खुद ये जो सब्जेक्ट है, ये फील्ड है, ये कितने अदवार से गुजर के अब तक किस शक्ल में है हमारे सामने। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ये आज जिसका जिसका नाम हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ये पहले इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम नहीं था। ये सेम जिस तरह इकोनॉमिक्स की अगर एग्जांपल दी जाए, तो इकोनॉमिक्स आज जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसके बानियान में एडम स्मिथ थे। फिर दूसरी पीढ़ी, जो नस्ल है वो आई है। तो पहले जो दौर के अंदर एडम स्मिथ, दूसरा दौर के अंदर अल्फ्रेड मार्शल, तीसरे दौर के अंदर रॉबर्ट और केन्स ने अपने अपने नजरियात जो वो पेश किए। तो थ्री डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया से उससे डिफर करती है। सेम इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, ये आज हमारे पास जो आज के दौर के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अदारों के अंदर हम डिस्कस करते हैं, इसकी तारीख कैसी है, तो इस पूरे अमल को कहते हैं एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सबसे पहले अर्ली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, पहली जो स्टेज थी, पहला जो कॉन्सेप्ट मिला था, जो बुनियादी जो फाउंडेशन है इसकी, इस फील्ड के अंदर, वो था अर्ली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। दूसरी स्टेज, दूसरा जो दौर था, वो था अर्ली वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तीसरा जो दौर था, इसको समझने के लिए इस तरह समझ लो कि जिस तरह कंप्यूटर की जनरेशंस हैं, वो तो आपने पढ़ी होंगी, जनरेशन 1 2 3 कंप्यूटर। जब तो आज का कंप्यूटर किस पे हम अर्ली फैक्ट्री स्कूल्स, ये तीसरी स्टेज थी। अर्ली ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड, चौथी स्टेज में। ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, पांचवा दौर था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोफेशंस, ट्रेनिंग प्रोफेशंस के लिए अदारों का एस्टेब्लिश करना। और फिर लास्ट में इमरजेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और फिर किस तरह इसको नाम, इस फील्ड को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम मिला। इन सारी चीजों को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज थी, जो अर्ली स्टेज थी, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कब आया, तो ये था अर्ली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। आज भी ये आप लफ्ज सुनते होंगे, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप गुजरांवाला पिंडी बाईपास के साथ ही टेप्टा का एक ऑफिस है, वहां पे लोगों को, ये अब शिफ्ट हो गया है, वहां पे चला गया है, जो आपका कायद-ए-आज़म डिविजनल स्कूल है, इसके साथ ही आगे चला गया है। वहां पे ये बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन है, अप्रेंटिसशिप सेंटर बना हुआ है। वहां पे जो फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉइज वर्कर्स काम करते हैं, इनकी ट्रेनिंग का सेंटर बना हुआ है। इसी तरह स्वीडिश कॉलेजेस जो हैं, ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, इनका ओरिजिन कहाँ पे है? द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो पीरियड है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो उस वक्त ये 18वीं सदी में इसकी तारीख मिलती है। ड्यूरिंग दिस टाइम स्मॉल शॉप्स ऑपरेटेड बाय स्किल्ड आर्टिशंस प्रोड्यूस
virtually all household goods such as furniture, clothing, shoes, छोटी छोटी दुकानें थी उस वक्त, और वहां पे स्किल होता था लोगों के पास। और आज भी ये आपको स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज घरों में मोहल्लों में देखते होंगे तो ये सारे काम कर रहे हैं। टू तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो ये फर्नीचर की दुकानें, क्लॉथिंग, शूज, ये जब इस प्रोसेस शुरू हुआ तो अब जरूरियात बढ़ती गई। इंसान जब आबादी बढ़ती गई तो जरूरियत भी बढ़ती गई। तो ज़ाहिर है ज़रूरियत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़ाहिर है उनको डिमांड प्रोडक्ट को मीट करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी है। To meet a growing demand of their products, craft shops owners, क्राफ्ट शॉप ओनर वो लोग होते हैं जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें बनाते हैं, जरा फर्नीचर वगैरह, ये वो जो है क्राफ्ट्समैन कहते हैं, क्राफ्ट शॉप भी कहते हैं। हैड टू एम्प्लॉय एडिशनल वर्कर, जैसे जैसे चीजों की डिमांड बढ़ी तो वर्कर्स की भी जरूरत बढ़ती गई। विदाउट वोकेशनल और टेक्निकल स्कूल्स, उस वक्त ना कोई वोकेशनल स्कूल्स होते थे ना टेक्निकल स्कूल्स होते थे, ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते थे। शॉपकीपर्स हैड टू एजुकेट एंड ट्रेन देयर ओन वर्कर उस वक्त। और ये सिलसिला तो अब भी है, आपको पता है गली मोहल्लों में फर्नीचर की दुकानों पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो अपने वर्कर को खुद ही ट्रेन करते हैं। बार्बर शॉप देख लें, स्वीट की शॉप देख लें, जो बच्चा पढ़ता नहीं हम उसके पास उसको बैठा देते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये बेसिकली उस ह्यूमन उस दुकानदार के पास जो वर्कर है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। वो उसे डेवलप करता है, उसे इस काबिल बनाता है ताकि वो उसके बिजनेस में उसका साथ दे सके। फॉर लिटर आर नो वेज। और आपको पता है जिस तरह मोटरसाइकिल की दुकान में छोटू छोटू गाड़ियों की वर्कशॉप के ऊपर छोटू छोटू होता है, छोटे काम करने वाले, और उसको नॉर्मली वो बंदा जो है वो 4-5 साल तक काम करता रहता है, और उसको नॉर्मली पहले खर्चा दिया जाता है 10-20 रुपए, फिर वो बढ़ाते जाते हैं। दीज ट्रेनिंग्स आर अप्रेंटिस लर्न द क्राफ्ट ऑफ देयर मास्टर, और वो सीखते थे देयर मास्टर्स अपने मालिक के लिए, यूजुअली वर्किंग इन शॉप फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक वो एज ए छोटू के तौर पे काम करते रहे, until they became proficient in their trade, कि जब तक वो मास्टर नहीं हो जाते थे। और पहला दौर तो आपको पता है कि उस्ताद की मर्जी के बगैर वो अपनी दुकान नहीं खोल सकता। मोटरसाइकिल की दुकान हो, बार्बर शॉप पे काम कर रहा हो, फर्नीचर की दुकान पे हो। लेकिन आज तो वो आपको पता है एम्प्लॉयज ये इस बात का अखलाकी मॉरल वैल्यूज को नहीं ध्यान में रखते, थोड़ा सा 5-6 महीने लगाते हैं तो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। बहरहाल ये एक पीरियड था अर्ली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। दूसरा जो पीरियड है ये है अर्ली वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। 18 सेंचुरी के 1809 में 19 सेंचुरी के अंदर डेविड क्लिंटन मैनुअल स्कूल 1809 में बाकायदा तौर पे एक स्कूल की बुनियाद रखी गई। The purpose of manual school was to provide occupational training to unskilled young people who were unemployed or had criminal records. पहले तो दुकानदार अपने वर्कर्स को अर्ली जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स है उसमें वर्कर्स को दुकानदार अपने वर्कर्स को खुद ही ट्रेन करते थे, कोई स्कूल ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। पहला जो स्कूल ट्रेनिंग सेंटर है वो 1809 में बना, मैनुअल स्कूल जो था। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो बच्चे जिनके पास जॉब नहीं होती और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, और आज भी जिस तरह कराची में
लोग जिनके माँ बाप नहीं होते या जिनको वो कैदी वेलफेयर वाले ले जाते हैं, उन्हें स्किल प्रोवाइड करते हैं। तो यूरोप के अंदर भी तो उस वक़्त भी फिर उनके लिए एक बाकायदा तौर पे एक डेविड क्लिंटन्स मैनुअल स्कूल जो है वो डेविड वो बंदा था जिसने वो बाकायदा तौर पे ये काम किया और जो आम अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको वो वहाँ पे ट्रेनिंग दिया। वोकेशनल एजुकेशन आजकल भी हमारे गली मोहल्लों में दस्तकारी बच्चियों को सिखाने के लिए तालीम के लिए सेंटर हैं बने हुए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोगों को दस्तकारी ब्यूटिशियन के कोर्सेज वगैरह और दूसरे जो कोर्सेज हैं जहाँ पे खाना वगैरह बनाने के लिए और इसी तरह कंप्यूटर कोर्सेज हैं उनके दूसरे घरेलू दस्तकारी जो काम है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं। तो 1970 के अंदर स्मिथ हगस एक्ट बना, बकायदा कानून, पहला कानून पास हुआ। अमेरिका के अंदर ये बात कर रहे हैं ये सारी। तो पहला जो कानून पास हुआ, बकायदा एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जो स्कूल जो है वो बना। तो कांग्रेस जो अमेरिका के मतलब मेन बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, कांग्रेस पास द स्मिथ हगस एक्ट पास किया। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट फैसले करती है, सेम इसी तरह वो वहाँ पे वो फैसला हुआ विच रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, और उन्होंने उसको बाकायदा तौर पे रियलाइज कर लिया, उसको पहचान दी, उसकी अहमियत को जान लिया बाय ग्रांटिंग ए फंड्स इनिशियली 7 मिलियन एनुअली। तो अपने बजट के अंदर उन्होंने अमेरिका के अंदर 7 मिलियन की अमाउंट जो है वो रखी गई उस वक्त। टारगेट फॉर स्टेट प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लोगों को ट्रेन करना ताकि किस तरह से एग्रीकल्चर कल्टीवेशन प्रोसेस बेहतर तरीके से किया जाए। ट्रेड्स, जो ट्रेड्स हैं करते हैं, तजारत करते हैं, उनके लिए, होम इकोनॉमिक्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ये पैसा रखा गया। आजकल पाकिस्तान में भी है, आपको पता है, बाहर से भी एड्स वगैरह आती हैं जिससे हम ये हमारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे, और जिसमें टेप्टा हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा अदारा है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, अर्ली फैक्ट्री स्कूल्स। यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्रीज में काम बढ़ा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, तो फैक्ट्री के अंदर स्कूल्स बने, फैक्ट्री के अपने सेंटर्स बनाए जहां पे फैक्ट्रीज वाले अपने वर्कर्स को बकायदा ट्रेनिंग देते हैं। और आज भी ये सिलसिला चलता है हमारे मुल्क में, अब भी है ये, और ये चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। और वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं, आपको पता है, पीपल्स कॉलोनी में बहुत बड़ा स्कूल है जो वर्कर्स के बच्चों के लिए है, उनकी उन्हीं उसके लिए है। With the advent of industrial revolution during the late 18th, machines began to replace the hands tool of the artisans. Scientific management principle recognize the significant role of machines in better and more efficient production system. और 18वीं सदी के एंड पे जाके ये रियलाइज कर लिया गया कि मैनुअल की बजाय मशीनों के जरिए जो है वो काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि उस वक्त लिलियन गिलब्रिथ साइंटिफिक तरीके जो उन्होंने इजाद किए, जो बानियान थे मैनेजमेंट के, तो मशीनों ने ये काम जो है वो लिया। तो अब जरूरत बनती है कि हाथ से काम करने की बजाय हमें मशीनों के जरिए काम करना है। तो मजीद मशीनों को कैसे चलाना है उसके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत फील की। और आज भी ये जो अप्रेंटिसशिप सेंटर है टेप्टा के अंडर चल रहे हैं, गुजरांवाला, गुजरात, ये जितने भी आप लोग 8 या 10 जो पढ़े हुए लोग हैं वहां पे अप्रेंटिसशिप ले लेते हैं। फैक्ट्री जो वाले हैं उनको वजीफा देते हैं और वो जो 8-10 पढ़े हुए यंग जनरेशन टीनेजर्स होते हैं उनको वो हायर कर लेते हैं और वो
फैक्ट्री में भी काम करते हैं और साथ वो अप्रेंटिसशिप सेंटर के ऊपर भी काम करते हैं। और ये और बाज़ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बनाए हुए हैं। टू मीट दिस डिमांड फैक्ट्री क्रिएटेड मैकेनिकल एंड मैकेनिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया व्हिच वर रेफर्ड टू एज ए फैक्ट्री स्कूल्स। तो चूंकि मशीनों के जरिए काम लेंगे तो उसको मैकेनिकल्स काम के लिए मैकेनिस्ट चाहिए थे, ड्राई डाई फिटर वगैरह है, मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत थी, तो उस वक्त उन्होंने उनके फैक्ट्रीज के अंदर ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्री स्कूल इन 1872 was located at Doe and Company, a New York manufacturer of printing press. This was followed by Westinghouse in 1888, General Motor, General Electric and Baldwin लोकोमोटिव इंजन बनाने वाले इन 1901 के अंदर, एंड इंटरनेशनल हार्वेस्टर्स जो हैं इन्होंने 1907 के अंदर जो है ये फैक्ट्रीज के अंदर जो स्कूल जो है इनकी बुनियाद रखी। फैक्ट्री स्कूल प्रोग्राम्स डिफर्ड फ्रॉम अर्ली अप्रेंटिसशिप program in that they tend to be shorter in duration and had a narrow focus on skill needed to do particular job. फैक्ट्री स्कूल और जो दूसरे प्रोग्राम थे अप्रेंटिसशिप, उसमें बुनियादी फर्क है कि फैक्ट्री के अंदर जिसको जो स्किल चाहिए था वो ही सिखाते हैं। अप्रेंटिसशिप में तो 2 साल का कोर्स करना है तो वो 2 साल कोर्स करेगा, मुख्तलिफ स्किल सीखेगा। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर है जिस जॉब की जरूरत है उसे स्किल की, वो सिर्फ वही प्रोवाइड किया, वो एक शॉर्ट कोर्सेज की शक्ल में 3 माह के लिए 6 माह के लिए। तो ये बुनियादी फर्क था उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है अर्ली ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर स्किल। आल्दो बोथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और फैक्ट्री स्कूल जो भी हमने पहले डिस्कस किए हैं provided training for skilled worker, very few companies during this time offer training program for unskilled and semi skilled workers. तो अर्ली ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर से मुराद ये है कि पहले जो दोनों थे अप्रेंटिसशिप और स्कूल में, सिर्फ वो अपने ही वर्कर्स को वहां पे काम पे लगाते थे। है जो अनस्किल्ड वर्कर हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जो राह हालत में है, उनको कोई ऑफर नहीं करता था प्रोग्राम। तो ऐसी सिचुएशन में यानी अप्रेंटिसशिप में तो वो फैक्ट्री वाले जो है किसी अप्रेंटिसशिप सेंटर पे भेज देते हैं अपने ही वर्कर्स को, और फैक्ट्री स्कूल के अंदर अपने लोगों को खुद ही ट्रेन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बाहर हैं, जिस तरह मैं अगर कोई स्किल लेना चाहूँ तो मेरे पास क्या है, ताकि मेरे पास ये स्किल आ जाए तो बाद में मैं किसी जॉब मेरे लिए ढूंढनी आसान हो जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, दिस चेंज आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बाद हुई, जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई। तो पहला पहला किस वजह से हुआ, मैस प्रोडक्शन मॉडल टी दुनिया के अंदर आया। मॉडल टी वाज द फर्स्ट कार टू मैस प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन असेंबलिंग लाइन। जब गाड़ियां बननी शुरू हुई है तो उस वक्त वहां असेंबलिंग लाइन के अंदर, यानी कि एक गाड़ी को बनाने के लिए 100 किस्म के पीसेस बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको तैयार करना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म के पुर्जाजात को बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक पूरी लाइन चाहिए, चेन चाहिए, प्रोसेस चाहिए उस पूरे अमल को बनाने के लिए, इन विच प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ओनली द ट्रेनिंग ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर टू परफॉर्म सेवरल टास्क। क्योंकि वहां पे कई शोबे निकलते हैं, कोई सीटें बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है, कोई गाड़ी को पॉलिश कर रहा है, कोई उसकी मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेस है उससे गुजर रहा है। तो इसमें मैस प्रोडक्शन मॉडल टी का जब कंसेप्ट आया तो फिर और मजीद वर्कर की जरूरत पड़ी, तो फिर अनस्किल्ड वर्कर को भी उन कामों के अंदर जो लगाया गया है। आज भी देख लो तो फैक्ट्री के अंदर पैकिंग का काम करना है तो फिर अनस्किल्ड वर्कर को शुरू में वहां पे लगाया जा सकता है। वर्ल्ड वार 1 जब आई तो उस सूरत में क्या हुआ कि रीटूल्स एंड रीटेन का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब रीटूल्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा दुनिया जो है वो, जो आजकल वबा फैली हुई है तो बहुत ज्यादा डेथ हो गई, तो दुनिया में जो स्किल्ड वर्कर की बहुत ज्यादा कमी आ गई। तो उस वक्त फिर
ज़रूरत को पूरी करने के लिए मज़ीद लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों के ट्रेन्ड वर्कर की तो बहुत ज़्यादा की डेथ हो गई थी। तो अनएम्प्लॉयड वर्कर और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्हें रीटूल्स का मतलब ये है कि उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़ाए गए, उन्होंने रीट्रेन, और जो ऑलरेडी जो बच गए थे उनको रीट्रेन किया गया। और वहां शो टेल डू चेक, चार्ल्स एलन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। सिखाने का ये अमल है। शो, एक सीनियर आदमी करके दिखाए, बताए और फिर उन्हें कहे डू, और वो करें और फिर चेक करें। तो चार उसने कहा कि सीनियर जूनियर को किस तरह सिखाएंगे कि पहले करके दिखाएं, यानी अगर एक कुर्सी बन रही है तो वो पहले बनाए और बताए कैसे बन रही है, और फिर अपने सबॉर्डिनेट को कहे। और ये तो आपको पता है आज भी ये होता है, जब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है गली मोहल्लों के अंदर, तो पहले वो बार्बर शॉप में भी अगर देख लें तो वो जो छोटू होता है उसको कहा जाता है तुम देखो कटिंग कैसे होती है, और बताया भी जाता है, वो खड़ा होकर देखता रहता है। और फिर कुछ अरसे के बाद उसे जो किसी का बच्चा आता है तो उस पर उसे ट्रेन किया जाता है। बाद में बेशक जाके उसकी माँ आ जाती है और आगे कहती है ये क्या हुलिया बना दिया तुमने इसका, मेरे बेटे का है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया। जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग, ऑन जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग भी उस वक्त जो है वो सामने आई। तो ये पहली जंग अजीम के वक्त जो है, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद चूंकि बहुत से वर्कर्स की डेथ होगी, तो रीटूल, क्योंकि बहुत काफी अरसे तक तो लोग जो है वो काम पे निकले नहीं है, तो क्योंकि कमी बहुत ज्यादा आ गई थी वर्कर्स की, तो इसलिए अब जरूरत होगी कि अब जाहिर है कि जिंदा रहने के लिए काम करना है। तो रीटूल का मतलब ये है कि उनके हाथ में फिर वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिए गए जो मशीनों को चलाने के लिए। और रीट्रेन का मतलब ये है कि अब दो किस्म के लोग थे, एक वो जिनके पास इलम नहीं था और एक वो जो जिनके पास इलम था, उन दोनों को फिर दोबारा से ट्रेनिंग दी गई है। नेक्स्ट, ये बड़ा अहम पीरियड है, बहुत अहम पीरियड इस लिहाज से है कि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट यहां से शुरू हुई। पहले मैनुअल काम करने वाले वर्कर्स, फिर मशीनों का अमल शुरू हुआ, तो इंसान मशीन ही बन के रह गया। लेकिन एक वक्त ये आया कि जब इंसानों को इंसान का दर्जा दिया गया, उन्हें ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट ने जन्म लिया, जहां अपने हक के लिए, जो आज भी 1 मई दुनिया के लेबर का डे मनाया जाता है, उन्हें अपना हक मिला कि हम भी इंसान हैं, हम मशीनें नहीं है सिर्फ। हमें भी आराम भी चाहिए, हमें मेडिकल की सहूलत भी चाहिए, हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो इस तरह से उस वक्त ये एक तहरीक चली है। उसमें क्या हुआ, उन्हें कहा गया कि हमें सिर्फ मशीनों पे काम नहीं करना, हमें वर्कर्स ने भी ये सोचना चाहिए कि हमें भी अब ऊपर जाना है, हमें भी तरक्की करनी है, हमें भी ट्रेन किया जाए, हमें भी बड़ी सीटों पे जाके बैठना है। हम सारी उम्र एक क्लर्क क्लर्क ही रहता है, एक मशीन पे काम करने वाला मशीन रहता है, हमने भी ऑफिसर बनना है, बॉस बनना है, हमें भी मैनेजमेंट स्किल आना है, हमने भी मैनेजर बनना है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट में क्या हुआ, प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ एन अब्यूज्ड वर्कर, उस वक्त वर्कर्स को का इस्तेहसाल किया जाता था। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट प्रमोटेड बेटर वर्किंग कंडीशन, उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें कंटीन भी चाहिए, हमें वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी चाहिए, हमें जॉब्स में प्रमोशन भी चाहिए, हमें कैरियर भी डेवलप करने की जरूर, हमें जो सहूलत दी जानी चाहिए है, हमें सिक्योरिटी मेजर भी मिलनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर भी फैक्ट्रीज के अंदर। तो स्टार्ट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, और तब फिर जरूरत हुई। इससे पहले ये आप जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं ना, बिजनेस एंड मैनेजमेंट की, मैनेजर कैसे बनाने हैं, पहले यही ऊपर वाले जो ओनर होते थे उनका एक ही मकसद था कि बस हमने वर्कर ही पैदा करने हैं। जरा पाकिस्तान में जो अंग्रेज छोड़ के चला गया और वो क्लर्क पैदा करने हैं, और जो भी हम काउंटिंग वाउंटिंग है वो क्लर्क ही अकाउंटेंट ही पैदा कर रहे हैं। तो हमें मैनेजमेंट की एजुकेशन तब स्टार्ट हुई। टाइड टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, या मैं हायरार्की ऑफ नीड पहले भी बता चुका हूँ। फिर उस वक्त ये उस वक्त मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड आई कि इंसान जब किसी फर्म को ज्वाइन करता है तो अपनी इंसान बुनियादी जरूरियात के लिए करता है, बेसिक नीड्स के लिए करता है। जब बेसिक नीड्स पूरी होती जाती हैं तो वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है, जब जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो फिर उस सूरत में वो बिलोंगिंगनेस चाहता है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है।
और फिर वो जब सेल्फ स्टीम चाहता है और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारे मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के अंदर ये हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ी है ना, तो फिर मैनेजमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोफेशंस, और जाहिर है जब मैनेजर बनाने हैं तो हमें प्रोफेशंस बनाने हैं, तो उस सूरत में फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोफेशंस सामने आए। लेकिन इसके साथ ही एक मसला क्या हुआ कि आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड इंक्रीज द नीड ऑफ ट्रेन वर्कर्स, फिर जंग होगी, और ये दूसरी जंग अजीम जब हुई तो फिर मसला क्या हुआ कि शॉर्टेज फिर एक दफा सामने आई, बहुत से लोग की डेथ होगी इस जंग के अंदर है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए। और जहाँ हिरोशिमा का वाक़या भी आपको पता है कि बम ब्लास्ट भी अमेरिका ने किया है, एटम बम का वाक़या हुआ। तो फेडरल गवर्नमेंट स्टार्टेड द ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री प्रोग्राम शुरू कर दिया। 1942 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स ASTD मार्ज वजूद में आई। और लास्ट स्टेज जो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ड्यूरिंग 1916 and 1917s, professional trainers realized that their role extended beyond the training classroom। क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ट्रेनिंग का अमल तो शुरू हो गया कि प्रोफेशनल अब तैयार करने हैं, सिर्फ वर्कर तैयार नहीं करने, हमने मैनेजर भी तैयार करने हैं, बिजनेस एजुकेशन भी आ गई। तो 1916 और 1917 में उन्होंने कहा कि सिर्फ क्लासरूम तक हमें महदूद नहीं रहना, इससे ऊपर भी जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट competencies therefore expanded to include interpersonal skill such as coaching, group process facilitations and problem solving। क्लासरूम में ट्रेनिंग दे के लोगों को भेजना नहीं है, अब कोचिंग का कंसेप्ट भी सामने आ गया। आपका मोटिवेशनल लेक्चर जिस तरह आजकल होते हैं, सेल्फ मैनेजिंग टीम का भी कंसेप्ट आ गया। इंटरपर्सनल स्किल ने एक नया नाम जो है वो जन्म लिया कि हमने इंसानों के दरमियान जो मैनेजमेंट है, जो हमने मोटिवेशन है, वो किस तरह से करनी है, तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग शुरू होगी। तो जो ASTD थी, चेंज इट्स नेम द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और सेवरल ASTD नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई इन लेट 1917 में एंड अर्ली 1980s के दौरान। डिस्कशन सेंटर्ड ऑन दिस रैपिडली एक्सपैंडिंग प्रोफेशंस, और उस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशंस होती गई कि अब इसे बाकायदा तौर पे कोई प्रोफेशन का नाम देना है इस पूरे अमल को। एज ए रिजल्ट अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट approved the term human resource development to cover this growth and change। तो 1980s में अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने इसको जो नाम दिया इस पूरे अमल को, वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये था लेक्चर हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मुख्तलिफ अदवार से हो के अब हमारे सामने जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह से ये मार्ज वजूद में आया, इसने किस तरह से जन्म लिया है, ये कैसे इसकी बुनियाद रखी, और कब इसको बाकायदा तौर पे एक शोबे का, एक फील्ड का नाम मिला है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें चैट रूम में या हाथ खड़ा करें। साथ साथ अपनी चैट रूम के अंदर अपनी अटेंडेंस जो है वो तमाम लोग जो है अपनी लगाते जाएं। जरा जल्दी से, टाइम सिर्फ 2-2.5 मिनट रह गए हैं सेशन क्लोज होने का।